नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। क्या युद्ध पर ट्रम्प कार्ड फेल हो गया? हम करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। अब ये कंफर्म हो गया है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने वाला है। कल सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सिद्धरामैया ने कल राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। डीके शिव कुमार का सीएम बनना तय है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर 30 मई को शपथ लेने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलेगा। सिद्धरामैया अपने पद से इस्तीफा देंगे और डीके शिव कुमार के हाथ में मुख्यमंत्री पद की कमान होगी, कर्नाटक की कमान होगी और अब डीके शिव कुमार की सरकार होगी। कल ब्रेकफास्ट के बाद ये तमाम घटनाएं एक एक करके आपके सामने आएगी। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, जो सूत्र बता रहे हैं, सिद्धरामैया के करीबी सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि कल वो दोपहर में जो है रेजिग्नेशन देंगे अपने पद से। गवर्नर से भी उन्होंने समय मांगा है मिलने का। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि शनिवार को जो है वो अगली सरकार की शपथ ग्रहण जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो सैटरडे को हो सकती है। फ्राइडे को जो है सीएलपी की बैठक के बाद जो है जो सीएम का औपचारिक जो ऐलान है सीएलपी का नेता चुन करके वो हो सकता है। 4 बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो हैं वो इस नई सरकार में होंगे। कांग्रेस पार्टी जातीय समीकरणों को पूरी तरह से बैठाने की कोशिश कर रही है। इसमें ओबीसी समाज, लिंगायत समाज, माइनॉरिटी में मुस्लिम समाज, ये तमाम जो ओबीसी कम्युनिटी, इनको जो है कांग्रेस पार्टी डिप्टी सीएम बना करके जो है इन तमाम कम्युनिटीज को एक रिप्रेजेंटेशन देगी। ओबीसी कम्युनिटी से जो सिद्धरामैया मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे यतेंद्र का नाम चल रहा है कि उनको डेप्यूटी सीएम के लिए उनको पार्टी जो है वो कंसिडर कर सकती है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं जो है वो चल रही है और अब सूत्र ये सिद्धरामैया से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि कल दोपहर के बाद जो है उनका इस्तीफा कभी भी हो सकता है। आप विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि सिद्धरामैया कल दोपहर में इस्तीफा देंगे। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है। इसके साथ ही साथ ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके साथ साथ आप बता रही हैं कि अलग अलग जातियों को साधने के लिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। सवाल अब ये है कि इतना बड़ा एडजस्टमेंट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर शपथ ग्रहण कब होगा? क्या बहुत भव्य तरीके से होगा? इससे लेकर आपके पास और क्या डिटेल विजय लक्ष्मी? देखिए मीनाक्षी, जहां तक शपथ ग्रहण की अभी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कैबिनेट का जो है शपथ ग्रहण हो। शायद बहुत कम या जो बहुत सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनका ही ओथ सेरेमनी जो है वो शनिवार को देखने को मिले। और जो मल्टीपल डेप्यूटी सीएम्स की बात है, क्योंकि तमाम है, उसमें दलित कोटे से जी परमेश्वरा जो है उनका नाम चल रहा है। प्रियांक खरगे जो है, जो कि मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, उनका भी अभी मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, इनका नाम चल रहा है। ओबीसी कोटे से सिद्धरामैया के बेटे यतेंद्र, लिंगायत कोटे से एमबी पाटिल और ऐश्वर खंडारे का नाम चल रहा है। माइनॉरिटी कोटे से केजे जॉर्ज, यूटी खादर और जमीर, ये तमाम नाम जो हैं इन पर चर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन हमारे जो टॉप सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि मल्टीपल जो हैं डेप्यूटी सीएम्स होंगे, यानी कम से कम 4 डिप्टी सीएम जरूर बनाए जाएंगे। इस तरह की चीजें जो है सूत्रों से आ रही हैं। शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा और अभी बहुत लंबी चौड़ी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह, ऐसी संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं। अभी लगता है कि मोटा मोटी जो मेन पोर्टफोलियो हैं उन्हीं का शपथ ग्रहण जो है वो समारोह हो। और सिद्धरामैया, जैसा कि हम बताते भी आ रहे हैं कि सिद्धरामैया को राज्यसभा लाने का ऑफर दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। हालांकि वो उसके इच्छुक नहीं थे, तो केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे भी पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, आप वो भी हमें बताइए, तो उस पर भी हम जो है विचार करेंगे। कांग्रेस का जो प्लान है, क्योंकि सिद्धरामैया एक बड़े ओबीसी चेहरे हैं और एक डिसरिस्पेक्टफुल एग्जिट कांग्रेस पार्टी कहीं से भी नहीं दिखाना चाहती है एक इतने बड़े ओबीसी चेहरे को। लिहाजा कांग्रेस उनको दिल्ली ला करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाने का एक प्लान है, जिस पर बातचीत जो है वो चल रही है और कल इस पर उनसे बातचीत भी हुई है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सिद्धरामैया बहुत कीन नहीं है दिल्ली आने को। उनका कहना है कि वो जाहिर है वो राज्य की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, बनस्पत की वो केंद्र की पॉलिटिक्स में शामिल हों। लेकिन राघवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं।
एक जो मैसेज कांग्रेस पार्टी इसके जरिए देने की कोशिश कर रही है कि पहला ये कि डीके शिव कुमार ने यदि पार्टी के लिए ट्रबल शूटर का अलग अलग समय पर जिम्मेदारी निभाई है तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पहली बात तो ये। और ठीक उसी तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक विदाई दी, उन्हें राज्यसभा में भेजा, उन्हें केंद्र में भेज दिया, ठीक वैसे ही एक ओबीसी चेहरे को सिद्धारमैया को भी केंद्र की पॉलिटिक्स में लाया जाए। लेकिन क्या इसके लिए सिद्धारमैया तैयार होंगे, नंबर 1? और अगर वो तैयार हो जाते हैं तो फिर उनके बेटे की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कैसी दिखाई देगी, ये एक बड़ा सवाल है। कि देखिए मीनाक्षी, अगर ये सवाल कि क्या सिद्धरामैया राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं, तो अभी तक मैं उनके घर के बाहर ही अभी मौजूद हूं और कई सारे मंत्री जो हैं लगातार उनसे यहां पर मिलने पहुंच रहे हैं। कुछ उनके विधायक भी यहां पर, समर्थक विधायक भी मिलने पहुंच रहे हैं, जिनसे भी कैमरे पर तो कोई भी ये कहते हुए बात नहीं कर रहा है कि ये सिर्फ आप मीडिया का क्रिएशन है। केसी वेणुगोपाल ने ऐसा बोला है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, आधिकारिक तौर पर कुछ भी पार्टी से अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए कैमरे पर कोई भी ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सब यही कह रहे हैं कि अभी तक सिद्धरामैया ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि वो, उनका नेशनल पॉलिटिक्स में कोई एम्बिशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें समझाया जाए, उन्हें यहां से राज्यसभा भेजा जाए। और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस बारे में वो जो है कामयाबी हासिल भी कर लेंगे, क्योंकि सिद्धरामैया का स्मूथ एग्जिट कर्नाटक में बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डीके शिव कुमार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डीके शिव कुमार को जो वादा उनसे किया गया था, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि उसको यहां पर अब पूरा करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो चुनाव लड़ा था 2023 का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका डीके शिव कुमार की कांग्रेस को 136 सीटें जिताने में थी। जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन उन्होंने किया था, पार्टी को खड़ा किया था, पूरा पिच उन्होंने तैयार किया था, इसलिए उसका इनाम उन्हें मिलना चाहिए। और इसी बात पर और जाहिर है ये पूरी कवायद 28 के लिए हो रही है, कहीं बीजेपी और स्ट्रांग ना हो जाए, कहीं पार्टी के अंदर टूट फूट का फायदा उनके प्रतिद्वंदी ना उठा ले, इसलिए एक सही समय पर लिया गया सही निर्णय है जो राहुल गांधी ने पार्टी के लिए लिया है। बहुत शुक्रिया राघवन आपका भी, विजयलक्ष्मी आपका भी, आप नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया। और आइए, कर्नाटक के नाटक का तो दी एंड होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में 89 दिनों से जो टेंशन चल रही है उसका दी एंड कब होगा, ये बड़ा सवाल है। 89 दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान से जंग छेड़ी, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारा, बदले में ईरान ने दुनिया की तेल की धमनी यानी कि हॉर्मूज को बंद कर दिया। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे। तभी डिप्लोमेसी चैनल भी ओपन हुआ। डिप्लोमेसी चैनल ओपन होने के बाद ऐसा दिखाई देने लगा कि क्या यहां से बातचीत का कोई विंडो ओपन हो गया है। इसमें कतर की भूमिका क्या होगी, ओमान की भूमिका क्या होगी, पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी, ये तमाम चर्चाएं चल ही रही थी। तब एक और दांव खेला गया और ये दांव डोनाल्ड ट्रंप ने खेला। ये दांव अब्राहम एकॉर्ड का था। अब देखिए, आईआरजीसी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें कमजोर समझने की गलती ना करें। बड़ी खबर आपको दे दें, चाबहार से महाशहर तक का इलाका हमलावरों की कब्रगाह बन जाएगा, ये ईरान का कहना है। अमेरिका एक ऐसा ट्रम्प कार्ड चल रहा है जिससे मुस्लिम देशों की बोलती बंद हो रही है। बात अब्राहम एकॉर्ड की मैं कर रही हूं, जिसके ट्रैक में मुल्ला मुनीर और शहबाज की जान अटकी हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ रही हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के 2 और जानकार संदीप त्रिपाठी जी और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। लिंडसे ग्राहम का एक पोस्ट है जो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं, और वो ये पोस्ट इशारा देता है कि समस्या बड़ी है और समस्या कभी भी एक्सिलरेट हो सकती है। तो पहला सवाल तो मेरा सिवाच सर यही है कि यहां से युद्ध क्या अभी और तेज होगा? जो आईआरजीसी कह रही है अमेरिका को मुझे कमजोर समझने की गलती मत करो, और ये समझने की गलती अमेरिका कर चुका है, इसलिए आज पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये आईआरजीसी की चेतावनी क्या इशारा दे रही है? ये लिंडसे ग्राहम का पोस्ट क्या इशारा दे रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, ये सच्चाई है कि बातचीत चल रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है, और जो बात हो रही है कि 60 डेज का सीज फायर होगा, और जो यूरेनियम इनरिचमेंट की बात है उसकी वो बात बाद में होगी। पहले
जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा और जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका हटाएगा। मगर उसके साथ साथ जिस प्रकार से अमेरिका दूसरे काम कर रहा है कि जैसे उसने हमला किया है मिसाइल साइट में कल ईरान के और उनके स्पीड बोट को, तो ऐसा लगता है वो इतना जिस प्रकार से ट्रम्प का कह नहीं सकते कि वो चाहते क्या है करते क्या है, तो फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हुई इसको हमें समझना पड़ेगा, जो कि ट्रम्प की पहली टर्म थी, उन्होंने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड लाया था। ये एक प्रकार इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन करना मुस्लिम वर्ल्ड, इसमें कुछ देशों ने साइन किया था, यूएई एक था और उसके बाद जो था बहरान था, मोरक्को था और इस प्रकार से सूडान था। 4 देशों ने साइन किया था। अब चाहता है जो अमेरिका कि इसको बढ़ाया जाए, इसके अंदर सऊदी भी हो, टर्की भी हो, कतार भी हो और इसके अंदर एक प्रकार से पाकिस्तान जो बात भी हो। शिवाजी आप कह रहे हैं ये इतनी दूर की कौड़ी दिखाई देती है जो डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये कैसे कर सकते हैं? वो मुस्लिम देशों को कैसे एक पेज पर ला सकते हैं जहां पर वो मुस्लिम देशों के धुर विरोधी इजराइल की अस्तित्व को लीगैलिटी पर मुहर लगा दे? प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं करूंगी आपसे चर्चा। अब अमेरिका और ईरान पर जारी टेंशन के बीच एक बड़ी खबर जो है वो मैं जरा दर्शकों को दे दूं। अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रह गया है, उस पाकिस्तान पर जो अमेरिका के इशारे पर ईरान के साथ मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, जो ट्रंप का पोस्टमैन बनकर कभी ईरान तो कभी सऊदी अरब जा रहा है। लेकिन अब उसी पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के एक सांसद ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अब्राहम अकॉर्ड को लेकर पाकिस्तान से जवाब मांगा है। लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान का इजराइल के प्रति पुराना विरोध और ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तानी एयरबेस पर जगह देने की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पुराने बयान को कोट करते हुए लिखा, भले ही ये बयान पुराना है लेकिन उनकी ये भावना ताज़ा है। उन्होंने ये भी पूछा कि पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप को जल्द जवाब देना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो प्रोफेसर अंशु जोशी, ये दरअसल हालत सूख जाए पाकिस्तान की, मुल्ला मुनीर के गले में एक ऐसी फांस है ये अब्राहम अकॉर्ड जिस पर वो अमेरिका के सामने कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। ना वो ईरान के खिलाफ जा सकता है, ना वो इजराइल के साथ खड़ा हो सकता है और ना अमेरिका की हाँ में हाँ मिला सकता है। वो अधर में लटक गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपके शो पर मैंने इस बात को कहा भी था कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो दिन दूर नहीं है जब एक और अमेरिका और इजराइल से घिरा होगा, दूसरी और दूसरे अरब देश उसे टेढ़ी नजरों से देख रहे होंगे और उसकी अपनी खस्ता हाल आर्थिक स्थिति तो हम सभी जानते हैं। अब ट्रंप ने जो ये पूरा दांव खेला है, अब्राहम अकॉर्ड जो 2020 में उनके प्रथम राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान साइन किया गया था, जिसमें अरब देशों और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए ट्रंप ने ये पहल की थी। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान ने इस पे साइन किए थे। अब ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश भी अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे और वाकई में यदि इस पूरे क्षेत्र में स्थितियों को नॉर्मल बनाना है तो वे देश जो पैलेस्टाइन को एक्नॉलेज नहीं करते जैसे कि इजराइल, उनको ये समझाना आवश्यक है कि आप पैलेस्टाइन को एक्नॉलेज करें और वे देश जो कि इजराइल को एक्नॉलेज नहीं करते उनको ये समझाना आवश्यक है कि आप इजराइल को भी एक सॉवरेन नेशन के रूप में माने। और यही भारत का 2 स्टेट सोल्यूशन है मीनाक्षी। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो दोनों ओर जाकर के खेलते हैं, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन एक दलाल के रूप में जो अपनी भूमिका को स्थापित करते हैं एक देश होते हुए भी, उनकी यही स्थिति होती है। और यहां मैं चीन का भी एंगल लेकर के आना चाहूंगी, क्योंकि यदि अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है और इजराइल को मान्यता देता है और इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो इधर जो पाकिस्तान ने चीन और चीन के जो दूसरे अलाई नेशंस हैं उनके साथ जिस तरह के संबंध स्थापित कर रखे हैं, वहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ऐसा पर अब्राहम अकॉर्ड साइन करता हुआ पाकिस्तान अभी हाल फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ईरान का भी बड़े वर्षों से अलाई रहा है पाकिस्तान। और कुल मिलाकर के अभी पाकिस्तान इन परिस्थितियों में फंसता हुआ नजर आता है, तब जबकि युद्ध का एक और नया अध्याय हम सभी को खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मीनाक्षी, तो आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर त्रिपाठी जी। जो लिंडसे ग्राहम बोल रहे हैं, मैं एक बार उसको दोहराती हूँ। ये कह रहे हैं, as to the defense minister's comment about the Abraham Accord, saying that Pakistan would never join because they don't trust Israel. The clip may be a year old, but the fear, the sentiment is fresh. तो ये पाकिस्तान का सेंटिमेंट जो पहले था वो आज भी है।
वो इजराइल के साथ कैसे खड़ा होगा? और अगर वो इजराइल के साथ खड़े हो पाने की स्थिति में नहीं है तो वो अमेरिका के लिए मीडिएटर की भूमिका भी नहीं निभा सकता। हालांकि हम बार बार ये कहते रहे कि वो अभी तक तो कबूतर की ही भूमिका में था, लेकिन अब उस भूमिका में भी वो कैसे रह सकता है? देखिए मीनाक्षी जी, लिंडसे ग्राहम को पहले तो ट्रंप से पूछना चाहिए कि आपने भरोसा क्यों किया मुनीर पर। पिछले 1 साल से हम कंटिन्यू देख रहे हैं जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक एज और जो प्रकार से जो वार्मली वेलकम किया ट्रंप ने पाकिस्तान का, और फिर यहाँ तक कि उसने मेडिएटर भी बना दिया। जब मेडिएटर बनाया तो सभी लोगों ने कहा कि इसकी डीएनए में नहीं है मेडिएशन करना, शांति जैसे शब्द इसके डीएनए में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो मुझे लगता है लिंडसे ग्राहम और ट्रंप को दोनों समझना होगा, पहले आपस में बैठ के बात करना होगा कि वो कंट्री जो सैंडविच हमेशा रहा वाशिंगटन और बीजिंग के बीच में। जब ट्रंप कहते हैं कि जब सीपेक होता है उसके साथ चाइना के साथ तो कहते हैं ये डेड ट्रैप में पाकिस्तान आए, तो इनकी लड़ाई आपस में चाइना और यूएसए की है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान ने का जो डिफेंस मिनिस्टर उसने क्लियर बोला कि ये हमारी फंडामेंटल आइडियोलॉजी के खिलाफ है, अब्राहम अकॉर्ड। यहीं पर समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान कितना सीरियस है इस डील को लेकर के, और ये समझ, और ये तो हो गए पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन सवाल इस बात का है ट्रंप की तरफ से कि आखिर अब्राहम रिकॉर्ड कैसे सामने आ गया। अभी तक तो आप कह रहे थे कि सब कुछ होने वाला, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बिग, अचानक कहां से आ गया? देखिए जो कंट्री ने साइन किया पहले 2020 में, जो साइन किया सितंबर 2022 में, उनका नजरिया बहुत क्लियर पहले भी था, बहरीन का, यूएई का, आज भी वो खड़े उसके साथ, इजराइल के साथ। अब रही बात यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिलचस्प जो गेम है वो सऊदी और पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि सऊदी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं रहूं किस, ईरान से उसकी राइवलरी है, उसके बाद अमेरिका को भी नहीं जबरदस्त कर पा रहा है। सऊदी अरब वही पोजीशन रखता है जो पाकिस्तान रखता है, दोनों चाइना के साथ भी क्लोज होना चाहता है, ट्रंप के साथ भी क्लोज होना चाहता है, जो हर तरफ क्लोज होने की कोशिश करेगा और अपना जो फंडामेंटल विजन नहीं रखेगा। भाई आप यदि इस्लामिक कंट्री है, आपको मान्यता नहीं देना चाहते तो फिर आप क्लियर अपना अप्रोच रखिए, ये स्टैंड है हमारा, फिर ईरान का साथ दीजिए। फिर ईरान से आप जो पॉलिटिकल राइवल्स कर रहे हैं, ईरान बार बार कहा कि हमें सोलिडरिटी दिखाए, मुस्लिम सोलिडरिटी हमारे साथ आ जाइए, वहां पर सऊदी ट्रंप के गोद में चला जाता है। तो ये कंफ्यूजन इसलिए बनता है कि जब आप चारों तरफ एक साथ खेलते हैं और लिंडसे ग्राहम, आप बिल्कुल त्रिपाठी जी ठीक कह रहे हैं, आई 100% एग्री विथ यू। दरअसल मिडिल ईस्ट में शांति के लिए 6 साल पहले अमेरिका की मध्यस्थता में अब्राहम अकॉर्ड तैयार हुआ था, और इसमें मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच में यह समझौता हुआ था कि मुस्लिम देश और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए जाएंगे, और तब यूएई और बहरीन ने इस पर अपनी सहमति भी दी थी। लेकिन पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की जैसे और मिस्र जैसे देशों ने इस पर साइन नहीं किया था, हस्ताक्षर नहीं किया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने के लिए कहा है। अगर अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करते हैं तो फिर ट्रंप से दुश्मनी मोल लेने जैसी स्थिति में आ जाता है पाकिस्तान, और अगर दस्तखत कर देता है तो फिर इजराइल की लेजिटिमेसी पर मुहर लगाने वाली स्थिति हो जाएगी, और इसका धार्मिक तौर पर और राजनयिक तौर पर यानी कि डिप्लोमेटिक स्तर पर इसका विरोध पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनको स्क्रीन पर लेकर आए, और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त भरद्वाज जी यही है पाकिस्तान के सामने। पर मेरा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान की ही भूमिका पर तो भारतीय तो हमेशा से ही सवालिया निशान लगाकर रखे हुए थे। अमेरिका भी शुरुआत से ये जानता है कि ईरान जब चाहेगा वो पाकिस्तान की भूमिका इस्तेमाल कर सकता है और वो खाड़ी के देशों पर हमला कर सकता है। तो ये डबल गेम तो अमेरिका भी शुरुआत से ही खेल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो मानसिकता है, जो पाकिस्तान की कोर आइडियोलॉजी है, वो इस्लाम है, और उसको आप अगर इस्लाम से अलग करके देखेंगे तो जो वहाँ पे लेजिटिमेसी उनका क्राइसिस है वो और बढ़ जाएगा, और जो अभी हुक्मरान बैठे हुए हैं उनके लिए एक मुश्किल हो जाएगा। तो उनको अपना जो कोर इस्लाम है और इस्लामिक जो स्टैंड है उसको बरकरार रखना पड़ेगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम जब तक इजराइल 1967 से पहले की स्थिति बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो उनका जो कैपिटल है अल क्वाद अल शरीफ को एक्सेप्ट फलस्तीन की कैपिटल नहीं मानेगा, तब तक हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि अमेरिका के लिए ये आग का तारा इसलिए बना हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और पाकिस्तान की जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो दोनों सब्सटेंशिएट और सपोर्ट करती है अमेरिका के स्टैंड को गल्फ कंट्रीज में और बाकी क्षेत्रों में।
क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान को डील करना है, ईरान को डील करना है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अमेरिका के लिए फायदेमंद है। और जो लालच आसिफ मुनीर ने अमेरिका को दिया हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, बेसिस को लेके, बागराम को लेके, पासनी को लेके, बहुत सारे जो लालच दिए हुए हैं वो अट्रैक्ट करता है ट्रंप को कि पाकिस्तान को अपनी गोद में रखे। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जब मीडिएशन चला तो मीडिएशन में मुझे लगता है कि ईरान को पाकिस्तान पे उतना भरोसा नहीं था जितना उनको कतर पे है। और अभी भी जो बार बार जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो पजेश्कियन का आ रहा हो, अरागच का आ रहा हो, या जो चीफ नेगोशिएटर है जो गलीफा, उनका स्टेटमेंट आ रहा है, उनका भरोसा ज्यादा कतर पे जो दोहा में जो मीडिएशन चल रहा है उस पर ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि हमारी डील होने वाली है, सिर्फ जो $24 बिलियन का जो डीप फ्रीज करने की बात है, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो हमको। लेकिन मैं एक बात मीनाक्षी आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए बहुत टफ बार्गेनिंग यहाँ चल रही है। अमेरिका अपना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपना रहा है और ईरान पूरा का पूरा जो 4 कंडीशन है ईरान की साफ साफ वो रख रहे हैं कि सीज फायर में हिजबुल्लाह और लेबनान को लेके आया जाए, पहली बात। दूसरी बात की जो हॉर्मुज पे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो एकाधिकार ईरान का उसको एक्सेप्ट किया जाए। तीसरा, इस जो असेट्स है उसको डीफ्रीज किया जाए। और एक तरीके से जो न्यूक्लियर इश्यूज है वो सेकंड फेज पे नेगोशिएट किया जाए। नहीं, लेकिन सर ये जो डील के बिंदु हैं सर भरद्वाज जी, ये जो डील के बिंदु हैं ये हम डे 1 से समझ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज करते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि या तो ईरान के साथ हम एक बहुत शानदार डील करेंगे और अगर शानदार डील नहीं हुई तो फिर कोई डील नहीं होगी, एक तरफ वो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ अब्राहम एकॉर्ड्स पर लागू करने पर काम करते हैं। ईरान जंग को लेकर फाइनल डिसीजन के लिए कैबिनेट बैठक बुलाते हैं। पहले ये कैबिनेट मैरीलैंड के कैंप डेविड में होने वाली थी, लेकिन अब इसे व्हाइट हाउस में किया जाएगा। मीटिंग कैबिनेट के सभी मेंबर इसमें शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब सीज फायर के दौरान अमेरिका ने ईरान के बोट्स पर हमला किया और ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ट्रंप ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करने की शर्त भी दोहराई। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ बहुत अच्छी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुने मार्को रूबियो को। I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, and it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of the tolling system. The Chinese are not in favor of the tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of the tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. प्रोफेसर अंशु जोशी, या तो डील होगी तो बहुत शानदार होगी और डील नहीं होगी तो फिर ये जंग होगी। और मार्को रूबियो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी डील करने के हम उस मुकाम पर आ गए हैं। तो अमेरिका कंफ्यूज कर रहा है, वो डील कर रहा है या नहीं कर रहा है? मीनाक्षी, अमेरिका के डील करने या नहीं करने की बात नहीं है, ईरान के भी डील करने या नहीं करने की बात है। आप IRGC के लेटेस्ट स्टेटमेंट्स को देखो, पिछले एक हफ्ते के युद्धबंदी और डील से संबंधित आप यदि स्टेटमेंट्स को देखो तो लगातार मार्को रूबियो और ट्रंप की तरफ से इस प्रकार के इशारे आए, इस तरह की सूचनाएं आई कि ईरान के साथ जल्दी ही बहुत बढ़िया युद्धबंदी हो रही है, 60 महीनों के लिए एक्सटेंड करेंगे युद्धबंदी को, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और
पे बात करने के लिए 30 दिन के लिए और एक अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लेकिन आईआरजीसी की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आए कि न तो न्यूक्लियर मैटर पर इस डील के दौरान हम बात करेंगे, न हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका या किसी और देश को सौंपेंगे। ये सारे आईआरजीसी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटे, अमेरिका हमको ये वचन दे, एक सुरक्षा गारंटी दे कि हम पर कभी हमला नहीं करेगा, और हमारे आसपास की जितनी बेसेस हैं उसकी अपनी जो खाड़ी देशों में बना रखी है उनको छोड़ के वो पीछे हट जाएगा। तो मीनाक्षी, हो क्या रहा है कि जो मांगे अमेरिका रख रहा है वो ईरान को मान्य नहीं है, जो ईरान की मांगे हैं वो अमेरिका को मान्य नहीं है। अब आपको पता है कि ट्रंप सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट आता है कि बहुत बढ़िया डील हो रही है, फिर उनका स्टेटमेंट आता है कि अगर आईआरजीसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम ईरान पर अटैक करेंगे, और ईरान अपनी बात पर अड़ाए। ईरान देखिए ऑल आउट वॉर के लिए हमको सीधा सीधा खड़ा हुआ नजर आता है, भले ही अब उसके पास कैपेबिलिटीज बची हो या ना बची हो, उसके पास सबसे बड़ा वेपन है मीनाक्षी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आज की तारीख में आप देखो, ना तो न्यूक्लियर मैटर, ना ईरान का रिजीम चेंज, ना इजराइल तो कहीं पीस डील में कोई लेकर के ही नहीं आ रहा है। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरे युद्ध की ना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बन चुकी है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ही दोनों देशों ने अपनी तरह तरह की तैयारियां, अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रखी है। तो अब जो आगे बातचीत करेगा ईरान, वो बार बार, अमेरिका भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात करता है, ईरान भी वहीं आकर के रुक जाता है। तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ना नेगोशिएट कर रहा है, उसने एक नेगोशिएटिंग टूल बना लिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, और इसीलिए मुझे हाल फिलहाल कोई डील तो होती हुई नहीं नजर आ रही है। इसी तरह से समय थोड़ा और खींचेगा, और ये लोग जिस भी पीस टॉक की बात करते हो, युद्ध बंदी की बात करते हो, पैरेलली लगातार मीनाक्षी इतने दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे हैं। ईरान अमेरिका को एलीज करता है कि आपने युद्धबंदी के नियमों का उल्लंघन किया, और वही अमेरिका ईरान के साथ करता है। और इस बीच आप देखिए आज फ्रेश अटैक्स इजराइल और लेबनान के बीच में हुए हैं। जी और इन रिसेंट शिवाज जी, अभी हमने देखा कि लेबनान के ऊपर भी अटैक हुआ, ईरानी बोट्स पर अटैक हुआ। आईआरजीसी के स्टेटमेंट का भी हवाला प्रोफेसर अंशु जोशी ने दिया। मेरा सवाल यह है कि क्या ये जंग यहां से एस्केलेट होगी, या इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमले के बीच में हॉर्मुज को अटकाकर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भटकाकर केवल मुनाफाखोरी में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, ये लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी क्योंकि इसके रीजन हैं। अगर अमेरिका चाहता है कुछ और ईरान चाहता कुछ, अगर दोनों की बात नहीं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, गिव एंड टेक। और कहीं ना कहीं अगर बात हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलेगा तो ईरान के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है। अगर आपको पता है कि ईरान के जो पोर्ट्स हैं वहां पर कोई भी शिप नहीं आ रही है, जा रही है। जो इसका खरक आइलैंड है जहां 90% ऑयल बनता है, वहां से कम 15-20 दिन से कोई शिप नहीं गई है। तो हो क्या रहा है, वहां पर जो इसकी ऑयल प्रोड्यूसिंग है कैपेसिटी, स्टोरेज फैसिलिटी बंद हो चुकी है। उसके बाद ऑयल प्रोडक्शन की जो कार्रवाई वो भी बंद हो जाएगी। तो ये सोचना कि सारे ट्रम्प कार्ड ईरान के पास है वो भी गलत होगा, क्योंकि ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डिगमगा गई है। ईरान के अंदर जो आप देखें उसके जो एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं $24 बिलियन के, उसके साथ उसके इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। तो आपको इंटरनेट नहीं चलने के कारण आपको अंदरूनी एक प्रकार हालात पता नहीं चल रही ईरान के। ईरान भी चाहता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो, अमेरिका भी चाहता है कोई बातचीत हो, इजराइल नहीं चाहता बातचीत हो। इजराइल चाहता है लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे हमले करता रहे। तो मुझे लगता है ये पोस्चरिंग है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है ईरान पे कि वो उनकी बातों को माने। मगर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कतार में बातें चल रही है, सबको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुलेगा तो अनकंडीशनल खुलेगा, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंडीशनल खोलता है एक प्रकार से ईरान, तो उसको कोई नहीं मानेगा। तो मुझे लगता है गिव एंड टेक होगा। और ये जो हमले कर रहा है अमेरिका, ये एक पोस्टरिंग है, प्रेशर डाल रहा है ईरान पे। मगर ये भी सच्चाई है, ईरान की भी कैपेबिलिटी, मुझे लगता है आने वाले समय में डील होगी, और डील कुछ इस तरीके से होगी, दोनों को ऐसा लगेगा कि जीत हमारी हुई है। क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते, देखो ट्रंप की 3 प्रॉब्लम है। ट्रंप को पता है कि पिछली बार जो लड़ाई हुई थी उसमें पलड़ा भारी ईरान का था, वो दलदल में फंस गए थे, निकल चुके हैं। और दूसरा वो है उनकी जो अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में। तो मुझे लगता है वो एक डील चाहते हैं, एक ऐसी डील जिससे वो बता पाए अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को कि उन्होंने बहुत कुछ पाया है। मगर ये भी सच्चाई है, ईरान का भी कुछ गिव एंड टेक होगा। और मुझे लगता है ये सोल्यूशन ऐसे ही होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, नेवल ब्लॉकेड को उठाया जाएगा, और इनरिच यूरेनियम
और जो यूरेनियम दोबारा बनाने की प्रतिक्रिया की बातचीत अगले 30 दिन में चलेगी। मुझे लगता है मीनाक्षी इसकी तरफ जा रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो मुझे लगता है खटास में जाएगा। नहीं, वो खटास में ही जाएगा। अब शिया और सुन्नी के नाम पर देशों के अपने अपने हित हो सकते हैं, लेकिन जहां पर इजराइल को लेजिटिमेसी देने की बात आती है वहां पर शिया और सुन्नी मुस्लिम देश एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर मसला धार्मिक हो जाता है, यहां पर फिलिस्तीन का मसला आ जाता है। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें प्रोफेसर त्रिपाठी जी, नवंबर तक का वक्त है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और नवंबर के बाद, नवंबर 2026 के बाद हम ये जानते हैं, चर्चाओं में आ रहा है कि देन ही विल बी अ लेम डक। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये क्या केवल मुनाफाखोरी के लिए कर रहे हैं, या वाकई में वो ईरान के ऊपर कोई प्रभुत्व चाह रहे हैं? क्योंकि जो भी वो चाह रहे हैं वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मनी मेकिंग भरपूर हो रही है उनकी और उनके समर्थित लोगों की। मीनाक्षी जी, एग्जाम में जब हम बैठते हैं और समय कम बचता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो हड़बड़ाहट बहुत होती है कि कैसे करें, किस क्वेश्चन को करें। यही सवाल आपने जो किया कि नवंबर का टाइम है, सवाल बहुत है, बहुत बड़े बड़े सवाल है उसके पास, उनके पास आंसर नहीं है। सारे जो उनके कार्ड थे, जो ट्रंप का अपना ट्रंप कार्ड था वो खत्म है। तो पूरे अमेरिकन जनता को ये कहना अमेरिका फर्स्ट, ये कहना है वॉर खत्म कर देना, ये कहना है कि मैं वेनेजुएला को रातों रात उठा दिया और वेनेजुएला अमेरिका का एक 51 स्टेट बन गया। नाउ ईरान इज ऑन द टॉप लिस्ट। ईरान ने जो जर्क दिया, जो उसको एक कह सकते जोल्ट दिया, वो अब ट्रंप को समझ नहीं आ पा रहा। मुझे लगता है ये अब्राहम अकॉर्ड अचानक जो आ गया उनके ड्रीम में, सपना में, और ये कहा कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं ये मैं मैंडेटरी करता हूं कि उनको साइन करना पड़ेगा। उसमें से मैं आपको बता दूं कि बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो इजराइल के साथ अच्छे संबंध है उनकी, और यूएई के सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसने यूएई ने अपना वो भी साइन भी किया था 2020 में, हम जानते हैं। तो ये कहना कि इस्लामिक सॉलिडरिटी आ जाती है इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में एकदम गलत है। यहाँ पर आप जो वो देखिए, एक एंगल देखिए, यहाँ पर दो कंट्री है जो परेशान है जी। वो इस एंगल में डिलेमा में है, वो सऊदी है और पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि मैं वो भी पीस मेकर भी बन जाऊं, और अमेरिका से भी उसको लाभ चाहिए, चाइना से भी चाहिए। इधर सऊदी की वही समस्या है, उधर ईरान से वो वर्चस्व चाहता है कि मैं यहाँ का हीरो बनूं, दूसरी तरफ वो चाहता है कि मैं इस्लामिक जो एक क्रेडेंशियल वो भी बना के रखूं, इसलिए वो ट्रैप में आता है। यूएई की पोजीशन बहुत क्लियर है, और वो क्लियर ये है कि हमें जियोपॉलिटिकली डिप्लोमेटिक रीच आउट करनी है, वो कर रहा है। बहरीन की पोजीशन बहुत क्लियर है, बहरीन ने किया, आज भी है। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 40 दिनों में सबसे ज्यादा मार इन्हीं को पड़ी है। तो कह सकते हैं कि ये इस्लामिक सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये मामला जियोपॉलिटिकल इशू है। और ट्रंप का जो डेस्परेशन इतना हाई लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। भारत को भी उन्होंने क्या 2 दिन पहले कहा, आप सुनिए ना, मतलब मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में सुना हूं कि कोई जो है वीडियो कॉल में एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट को एड्रेस कर रहा हो। ये फर्स्ट टाइम डिप्लोमेसी में हुआ। ये आपका डेस्परेशन है कि हिंदुस्तान आपके हाथ से चला गया, दुनिया के सारे आपके फ्रेंड्स आपके हाथ से चले गए, अब आप करेंगे क्या? और जिससे आपको लड़ना था वो ताकत आपने आपको दिखा दिया। तो मैं ये डेस्परेशन का समय है, अब ट्रंप के पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए मैं कहा था कि जो उनका सीनेटर से उनका बहुत क्लोज है, आप दोनों आपस में बैठ के बात करना चाहिए था कि आपका जो डेलीगेशन क्यों पाकिस्तान गया था। ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि ये रेड लाइन बिछा दो क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, और इसको यूएसए को भी भरोसा नहीं है। तो सॉरी, पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो सब जानते हैं कि भरोसेमंद कंट्री नहीं है। वो तो हिंदुस्तान सालों से पूरी दुनिया को समझा रहा है, लेकिन क्या है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने हित है, इस वजह से पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट है। लेकिन अभी जो बात आपने कही, इसमें नेतन्याहू के नाम को मैं जोड़ते हुए भरद्वाज जी आपके पास आ रही हूँ। ये लेबनान के मामले में भी तो इजराइल खेल गया, और अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप इजराइल को लेबनान के मसले पर भी कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीजफायर तो आपका सैबोटाज हो चुका है। देखिए मीनाक्षी, 2-3 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 4 जो कंट्री है, एक हो गया बहरीन, हो गया यूएई, हो गया और इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया। ये 4 कंट्री हैं जिनके इजराइल के साथ में आज भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। पहली बात, ठीक, इसमें 2 कंट्री का जो स्टैंड है, यूएई और इजराइल, दोनों नहीं चाहते कि ये युद्ध थमे। उनके 2 अपने इकोनॉमिक गेम है। वो यूएई से इजराइल होते हुए यूरोपियन कंट्रीज में एक पाइपलाइन डालने की बात हो रही है,
वो पूरा गेम हो रहा है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो ये एक नया एक रास्ता सप्लाई चेन क्रिएट हो जाएगी। और बेसिकली इजराइल और यूएई एक पेज पे इसलिए है कि दोनों ही कहते हैं कि ईरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादी देश है, उसमें हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, ये आतंक की गतिविधियां कर रहे हैं। तो इसमें जब तक ईरान का खात्मा नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रंप एक सेफ एग्जिट चाहते हैं। वो ईरान की कुछ कंडीशंस के साथ खड़े भी होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा कि जब तक दूसरे कंट्रीज यानी कि सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, कतर, ये कंट्रीज जब तक अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये डील पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि ये भी ट्रंप दो तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं, एक ईरान के साथ कर रहे हैं, एक दूसरा जो गल्फ कंट्रीज हैं जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उनके साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। वो अपना डॉलर भी बना रहा है, वो अपना एक सेफ एग्जिट भी ढूंढ रहा है, और ईरान को भी नेगोशिएशन पे लेके आ रहा है। साथ ही साथ इजराइल का जो अपना प्रेम है, उस प्रेम को भी बरकरार रखा हुआ है। और इसी में ही जो लेबनान का इश्यू, क्योंकि सीधा जो थ्रेट है वो इजराइल को है, चाहे वो हमास से है, चाहे वो हिजबुल्लाह से है, चाहे हूती से है, जो जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो भी उनको भी बेसिकली ईरान के साथ नेगोशिएशन में लेके आना चाहते हैं। तो कई तरीके से ये सारा गेम हो रहा है। इसमें पाकिस्तान की स्थिति एक विडंबना ये हो गई कि अब वो इस्लाम के साथ जाए कि अमेरिका के साथ जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिपेंडेंसीज हैं वो बहुत कुछ आइडियोलॉजिकल सऊदी अरबिया और इन कंट्रीज पे हमेशा से रही है, लेकिन जो मिलिट्री और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं वो अमेरिका पे रही है। तो अब आप पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल रास्ता होगा। इसीलिए उसने कतर को एक नया एक सपोर्टिव हैंड के रूप में क्रिएट किया है कि आप नेगोशिएट कीजिए, क्योंकि भरोसा ईरान को पाकिस्तान पे कम है, कतर पे ज्यादा है, और अमेरिका को पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा है, और इसीलिए वो पुश करने का कोशिश कर रहा है। तो कई तरीके से इक्वेशंस चल रहे हैं। दरअसल सर, जो आप बात कह रहे हैं ना, बार्गेनिंग पावर इस वक्त सबसे बड़ी वो तेहरान के ही हाथ में है, प्रोफेसर अंशु जोशी। और इसलिए जो वहां की ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर भी कह रहे हैं, मैं उन्हीं का स्टेटमेंट कोट अनकोट पढ़ देती हूँ। वो ये कह रहे हैं, द ट्रू गारंटर ऑफ एनी एग्रीमेंट विद अमेरिका इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। The true guarantor of any kind of agreement is the Strait of Hormuz। अब वो ये कह रहे हैं कि ये वॉशिंगटन को मैसेज बड़ा ही क्लियर कट और सिंपल दे दिया है कि आपके पास वो इकोनॉमिक पावर है कि आप हमारी मुश्किलों का समाधान ढूंढे, और अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही अवरुद्ध रहेगा। प्रोफेसर जोशी। मीनाक्षी, एक तो हम ये समझें कि ईरान ने न सिर्फ इस पूरे युद्ध में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, जैसा कि मैंने बताया, वो बदल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने वेपनाइज किया है। तो आज की तारीख में ईरान के पास जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए, ये ना नेचुरली सोर्स ऑफ वाटर है, ये एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ स्ट्रेट है, ये सुएज या पनामा कैनाल की तरह आर्टिफिशियली मेड कैनाल नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से ना इसको अवरुद्ध करना, इसको चोक करना या इस पे कोई टैक्स लगाना, ये इलीगल है, अवैधानिक है, पर ईरान ऐसा कर रहा है। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, तो ईरान की वजह से इंडोनेशिया जैसे देश जो हैं, पीछे इंडोनेशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आए थे ना कि हम स्टेट ऑफ मलक्का पर टैक्स वसूल करेंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय पूरे एक रिजीम के लिए कोई अच्छा परिदृश्य नहीं है जो ईरान ने बनाया है। तो ईरान ने ऐसा करके अपनी बार्गेनिंग पावर तो मजबूत की मीनाक्षी, पर वैश्विक राजनीति के पटल पर अपनी स्थिति को कमजोर किया, अपनी छवि को धूमिल किया है। क्योंकि अब बाकी की दुनिया ईरान से प्रश्न पूछ रही है कि आपके इस प्रकार की हरकत करने की वजह से जो दूसरे देश हैं जैसे कि इंडोनेशिया, वो अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा भी बात बताऊं कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लंबे समय तक अवरुद्ध रखा गया, तो चाहे आप दूसरे बाकी के गल्फ नेशंस को देखिए, यूएई को देखिए, दूसरी तरफ आप यूरोपियन नेशंस को देखिए, रशिया को देखिए, पैरेलल जो लाइंस हैं उन पर काम चल रहा है। और हो सकता है कि यदि ये लंबे समय तक अवरुद्ध रहे तो और दूसरे रास्ते हमारे सामने निकल के आए जिन पे काम शुरू हो या तेजी से हो, या जिनको, क्योंकि हाल फिलहाल इसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हुआ है, सप्लाई चेन्स जिस तरह से बाधित हुई है, पूरी दुनिया के सामने एक सवाल है कि क्या एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, किसी भी एक स्ट्रेट के चोक होने से क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार का असर पड़ना चाहिए। तो भविष्य में ईरान ने एक तरह से अपने ही विरुद्ध
एक इस प्रकार का पॉइंट पूरी दुनिया को दे दिया है कि अलग अलग पैरेलल रूट्स बनाए जाए उनका निर्माण। बिल्कुल, आप लोग ठीक कह रहे हैं। और यहां से इस चर्चा से जो मैं समझ पा रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक सेफ एग्जिट चाहते हैं, वो ये युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर डील साइन नहीं होती है तो ये युद्ध और ज्यादा बड़ा होगा, भीषण होगा, ये बात भी तय है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजधर्म में चर्चा में शरीक होने के लिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, केरलम से खबर है जहां पूर्व सीएम पी विजयन के घर ईडी रेड के खिलाफ उनके समर्थकों ने जमकर बवाल किया है। विजयन के समर्थकों ने ईडी की गाड़ी पर हमला किया, गाड़ियों पर ईंट और पत्थर फेंके गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए। इस बवाल में कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। ईडी की टीम आज सुबह से सीएमआरएल पेमेंट मामले में तिरुवनंतपुरम में विजयन के घर पर रेड कर रही है। ये कार्रवाई कुल 12 जगहों पर एक साथ चल रही है। छापेमारी की खबर मिलते ही विजयन के समर्थक तिरुवनंतपुरम में उनके घर के बाहर जमा हुए। पहले तो उन्होंने धरना दिया और नारेबाजी की, लेकिन कुछ ही देर पहले जब ईडी की टीम विजयन के घर के बाहर निकल रही थी तो ये समर्थक बेकाबू हो गए और उनकी गाड़ियों पर हमला करने लगे। ईडी का कहना है कि इस हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और कोर्ट का रुख भी किया जाएगा। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस वाले घायल हुए हैं, ईडी की टीम पर यह हमला हुआ है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं, पथराव किया गया। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर पत्थर भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और पुलिस वाले जब जख्मी किए गए तो जाहिर है कानूनी रूप से अब एक्शन भी लिया जाएगा। पिनरई विजयन घर के अंदर ही मौजूद है। ईडी का ये छापा था। अब इसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने, अपने घर रेड और इसके बाद समर्थकों के बवाल पर पी विजयन का रिएक्शन आ गया। विजय ने कहा है कि ईडी के एक्शन के बाद स्थानीय लोगों और पार्टी समर्थकों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। विजय ने कहा कि इस रेड से राहुल गांधी जैसे लोगों को बहुत संतुष्टि मिलेगी, जो लगातार कह रहे हैं कि ईडी मेरे खिलाफ रेड क्यों नहीं करती, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती। विजय ने एहसास किया कि इस तरह के एक्शन से उन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि आखिर विजयन के घर पर ईडी की रेड हुई क्यों, ये भी आपको बता दें। ईडी ने यह कार्रवाई सीएमआरएल पेमेंट मामले में की है। मामला विजयन की बेटी से जुड़ा हुआ है। विजयन की बेटी टी वीना पर आरोप है कि उनकी आईटी कंपनी को सीएमआरएल ने 2017 से 2020 तक 1.72 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, लेकिन इसके बदले में वीना की कंपनी ने सीएमआरएल को कोई सेवाएं नहीं दी। ईडी ने इस मामले में 2024 में पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। 2 दिन पहले ही केरल हाईकोर्ट ने ईडी केस रद्द करने की सीएमआरएल की याचिका खारिज कर दी थी। विजयन का कहना है कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी बेटी पर ये आरोप लगाए गए हैं।